नमस्कार साथियों, टेक्निकल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो 20 फरवरी 2017 को द्वितीय पारी में मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पहले हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। आज का अपना प्रश्न है, डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी एक डायोड है, इसके अंदर फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है। तो देखो, यदि डायोड जर्मेनियम है यानी जर्मेनियम है तो जो वोल्टेज ड्रॉप है जिसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं या रोधी का विभव कहते हैं 0.3 होगा। और यदि सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट होगा पोटेंशियल बैरियर में खपत वोल्ट। ऑप्शन देखो, 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट, 1 वोल्ट से 7 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0.3 वोल्ट से 0.5 वोल्ट। तो जर्मेनियम में 0.3 है, सिलिकॉन में 0.7 है। अब यदि दे नहीं रखा है कि जर्मेनियम है या सिलिकॉन है तो हम ज्यादातर सिलिकॉन के प्रयोग करते हैं। डायोड है, ट्रांजिस्टर है, आईसी जो है इनमें अर्धचालक धातु सिलिकॉन प्रयोग करते हैं, तो 0.7 होगा। ऑप्शन देखो किस में सही होगा, फिर ए ऑप्शन सही होगा कि 0.6 से 0.7 वोल्ट। तो राइट आंसर हो गया ए, 0.6 से 7 वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंक्रोस्कोप का कार्य किस पर निर्भर करता है। सिंक्रोस्कोप क्या होता है, जो दो प्रत्यावर्तकों को सिंक्रोनाइज करते हैं तो उस समय हम जो यंत्र काम में लेते हैं सिंक्रोनाइज करने के लिए, तो उसको हम सिंक्रोस्कोप यंत्र कहते हैं। ये किस पर निर्भर करता है, यानी इसका कार्य किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन देखो, विरोधी विद्युत वाहक बल, घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय खिंचाव, प्रत्यावर्ती क्षेत्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र के पर निर्भर करता है इसका कार्य। तो राइट आंसर हो गया बी, घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, विरोधी विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम क्या है। विरोधी विद्युत वाहक बल है, इसका अन्य नाम क्या है। ऑप्शन देखो, विपरीत विद्युत वाहक बल, ऋणात्मक विद्युत वाहक बल, काउंटर विद्युत वाहक बल, धनात्मक विद्युत वाहक बल। तो विरोधी विद्युत वाहक बल को हम काउंटर ईएमएफ या काउंटर विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काउंटर विद्युत वाहक बल, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प क्रमशः ड्यूप्लेक्स और सिंप्लेक्स लेप कुंडली के कम्यूटेटर पिच को देता है। यानी कम्यूटेटर पिच क्या होगा, लेप वाइंडिंग है, ड्यूप्लेक्स और सिंप्लेक्स दोनों के अंदर देखना है कि कम्यूटेटर पिच क्या होता है। तो लेप वाइंडिंग के अंदर कम्यूटेटर पिच वाई सी बराबर क्या होता है, वाई सी बराबर होता है +- 1 इंटू प्लेक्स। लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर कम्यूटेटर पिच वाई सी बराबर होता है +- 1 इंटू प्लेक्स। यदि वेव वाइंडिंग है तो वेव वाइंडिंग के अंदर कम्यूटेटर पिच वाई सी बराबर होता है जेड +- 2 इंटू प्लेक्स बट्टा पी। वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच यानी वाई सी बराबर वाई ए के बराबर होता है, जबकि वाई ए बराबर इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वेव वाइंडिंग के अंदर वाई सी बराबर वाई ए, जबकि वाई ए बराबर क्या होगा, जेड +- 2 इंटू प्लेक्स बटा पी। तो हमें पूछा है लेफ्ट वाइंडिंग के बारे में। अब कौन सा फ्लेक्स क्या है, यदि सिंप्लेक्स है तो ×1, ड्यूप्लेक्स है तो ×2, ट्रिप्लेक्स है तो 3। ये प्लस का से प्रोग्रेसिव, माइनस का से रिट्रोग्रेसिव, यानी वाइंडिंग प्रोग्रेसिव प्रकार की है या रिट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव है तो प्लस, रिट्रोग्रेसिव है तो माइनस। इसी में यही है कि प्लस प्रोग्रेसिव, माइनस रिट्रोग्रेसिव और फ्लेक्स सिंप्लेक्स है तो 1, ड्यूप्लेक्स है तो 2, ट्रिप्लेक्स है तो 3, क्वाड्रप्लेक्स है तो 4, इस प्रकार से। अब प्रश्न में देखो क्या है कि ड्यूप्लेक्स और सिंप्लेक्स लेप कुंडली। पहले ड्यूप्लेक्स के बारे में देखना है, तो लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर वाई सी बराबर प्रोग्रेसिव है या रिट्रोग्रेसिव है नहीं दे रखा है तो हम प्रोग्रेसिव मानेंगे। तो +1 यानी 1 इंटू प्लेक्स, प्लेक्स कितना है, ड्यूप्लेक्स है तो 2, तो पहले में कितना हो गया, 2 इंटू 1 बराबर 2। दूसरी कंडीशन क्या है, ये और सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स होगी तो ये तो हो गया ड्यूप्लेक्स,
और यदि सिंप्लेक्स है तो वाई सी बराबर हो जाएगा 1 इंटू 1 बराबर 1। तो पहले में डुप्लेक्स में 2, सिंप्लेक्स में कम्यूटेटर पिच कितना होगा 1। किस ऑप्शन में देखो, ए में कितना है 4 और 1, नहीं 4 और 2, 2 और 2, 2 और 1। तो डुप्लेक्स में 2 और सिंप्लेक्स में 1, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी ऑप्शन इसका सही होगा कि 2 और 1। नेक्स्ट प्रश्न है, एक डायोड में ऊष्मा क्यों उत्पादित होती है, इसका कारण बताइए। एक डायोड है वो गर्म क्यों हो जाता है, ऊष्मा इसमें क्यों उत्पन्न होती है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन देखो, पीएन जंक्शन डायोड के कारण, डायोड के माध्यम से प्रवाहित धारा के कारण, डायोड में वोल्टेज, डायोड के पावर रेटिंग के कारण। तो इन ऑप्शनों को देखें तो राइट आंसर होगा बी की डायोड के माध्यम से प्रवाहित धारा के कारण डायोड है वो गर्म हो जाता है या उसमें उत्पादित हो जाती है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा कि डायोड के माध्यम से प्रवाहित धारा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम का उपयोग किस में किया जाता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम, राइट हैंड नियम किस में लागू किया जाता है, राइट हैंड नियम जनरेटर के अंदर, और लेफ्ट हैंड या बायां हस्त नियम मोटर के अंदर। यानी मोटर के अंदर घुमाव की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, और जनरेटर के अंदर धारा प्रवाह की दिशा की ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड या दायां हस्त नियम काम में लिया जाता है। तो इसमें राइट हैंड नियम के बारे में पूछा है तो जनरेटर के अंदर काम में लिया जाता है धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी डीसी जनरेटर में। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिवर्सल मोटर को इनमें से किस पर चलाने के लिए संचालित किया जाता है। यानी एक यूनिवर्सल मोटर है या सार्वत्रिक मोटर जिसे हम कहते हैं, इसको प्रचलित किस प्रकार की सप्लाई पर प्रचलित किया जा सकता है। ऑप्शन देखो, डीसी पर, एसी और डीसी दोनों पर, एसी या डीसी। अब देखो, जो यूनिवर्सल मोटर है वो एसी या डीसी इन दोनों सप्लाइयों पर प्रचलित हो सकती है। यानी एसी पर भी उसको प्रचलित कर सकते हैं या डीसी पर भी प्रचलित कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखो बी में क्या दे रखा है, एसी और डीसी दोनों पर। यानी एसी और डीसी दोनों सप्लाई को एक साथ जोड़ दे तो प्रचलित होती है। और डी में क्या दे रखा है, या तो एसी या डीसी। तो डी ऑप्शन सही होगा इसका कि या तो एसी से प्रचलित करेंगे इसे और या डीसी से, दोनों में से किसी एक प्रकार की सप्लाई से इसे प्रचलित कर सकते हैं। तो इन ऑप्शनों में इसका डी आंसर, डी जो आंसर ऑप्शन है वो राइट होगा। तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है। वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि, यानी ये जो नियंत्रण ये क्या है, वार्ड लियोनार्ड एक गति नियंत्रण विधि है जिसके द्वारा डीसी शंट या यौगिक मोटर की गति को नियंत्रित करते हैं। और इस विधि के द्वारा हम जो वोल्टेज है आर्मेचर में जो वोल्टेज हम प्रवाहित करते हैं उसको नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन देखो, यानी वोल्टेज को कंट्रोल करके मोटर की गति को नियंत्रित किया जाता है। अब ऑप्शन देखो, वोल्टेज नियंत्रण विधि, फील्ड डाइवर्टर विधि, आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि, फील्ड नियंत्रण विधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट नियंत्रण विधि, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम का सूत्र क्या है। ओम के नियम का सूत्र क्या है। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है R इंटू आई। यानी V बराबर है R इंटू आई, या इसके एक ओम के नियम के तिकोना से भी हम समझ सकते हैं कि ये है V, ये है I, ये है R। V ज्ञात करना है तो I इंटू आर, आई ज्ञात करना है तो V अपॉन आर, आर ज्ञात करना है तो V अपॉन आई। तो ओम के नियम का सूत्र क्या हो जाएगा कि V बराबर है R इंटू आई। इसके अलावा और कौन से सूत्र हो जाएंगे, R ज्ञात करना है तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन आई, और यदि I ज्ञात करना है तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। अब इनमें से कौन सा दे रखा है, इनमें देखो किसमें दे रखा है, डी ऑप्शन में देखो V बराबर I इंटू आर दे रखा है, बाकी और में तो दे नहीं रखा है, यानी सी में गलत दे रखा है। I बराबर V इंटू आर दे रखा है, जबकि I बराबर V अपॉन आर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी की V बराबर है I इंटू आर। I इंटू आर को चाहे R इंटू आई को एक ही बात है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से डीसी मोटर को आमतौर पर क्रेन और होइस्ट के लिए प्राथमिकता दी जाती है।
यानी कौन सी मोटर है जिसको हम हाईएस्ट है या क्रेन है इसमें प्राथमिकता देते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। ऑप्शन देखो, संट और कंपाउंड मोटर, संट मोटर, श्रेणी मोटर, कंपाउंड मोटर। तो कौन सी मोटर काम में लेते हैं इसमें? इसमें हम डीसी सीरीज मोटर काम में लेते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च है और बार बार इसको प्रचलित करते हैं। तो डीसी श्रेणी मोटर का हम प्रयोग करेंगे। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा कि श्रेणी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में कितने अक्षय यानी ड्यूप्लीशन स्तर होते हैं? एक ट्रांजिस्टर के अंदर जो ड्यूप्लीशन क्षेत्र होते हैं, संगम होते हैं, ये कितने होते हैं? 2 संगम होते हैं। यानी ड्यूप्लीशन क्षेत्र कितने होते हैं? 2। कई बार परत के बारे में पूछ लेते हैं, तो परत कितनी होती है? परत होती है 3। जैसे कि मान लो पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी, इस प्रकार से मान लो कि ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमीटर है। तो इसमें कितने डिप्लीशन क्षेत्र है? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, 2। पीएन संगम पूछ ले तो भी 2, जबकि परत पूछ ले तो परत 3, 1, 2 और 3। परतों की संख्या पूछ ले तो 3, संगम जंक्शन पूछ ले तो 2 जंक्शन, पीएन जंक्शन 2 हो गए इसके अंदर, और डिप्लीशन क्षेत्र पूछ ले तो भी 2 की, एक तो ये और एक ये, 2 डिप्लीशन क्षेत्र हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ट्रांजिस्टर में कितने डिप्लीशन क्षेत्र होते हैं? 2 होते हैं। तो अक्षय परत कह सकते हैं इसे हम। तो 2 राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिंदु पर यूजेटी यानी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र दर्शाता है? किस बिंदु पर यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो नेगेटिव प्रतिरोध क्षेत्र दर्शाता है? ऑप्शन देखो, उच्चतम बिंदु से पहले व निम्नतम बिंदु के आगे, निम्नतम बिंदु से भी आगे, उच्चतम बिंदु से पहले, उच्चतम और निम्नतम बिंदु के बीच, उच्चतम और निम्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनको देखें तो हम डी ऑप्शन राइट होगा कि उच्चतम और निम्नतम बिंदु के बीच होगा। तो राइट आंसर हो गया डी, कि जो यूजेटी है उसका ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र उच्चतम और निम्नतम बिंदु के बीच दर्शाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? यूनिट या किलोवाट हावर। तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है? या तो हम इसे यूनिट कह सकते हैं और या फिर इसे KWH किलोवाट हावर कहते हैं। यानी ये ऊर्जा की इकाई यूनिट दे रखा है तो भी सही है, और KWH किलोवाट हावर दे रखा है तो भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें जो दे रखा है वो किलोवाट हावर दे रखा है, तो KWH राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट हावर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक डीसी भार लाइन 3 अलग अलग क्यू बिंदुओं को दर्शाती है। ऊपरी क्यू बिंदु क्या दर्शाता है? एक डीसी भार लाइन है, यानी क्या कह रखा है प्रश्न में कि कोई डीसी भार लाइन है। मान लो कोई डीसी पथ परिपथ है जिसके अंदर ये है V और ये है I। तो ये है, मान लो कि ये भार लाइन, डीसी भार लाइन 3 अलग अलग क्यू बिंदुओं को दर्शाती है, यानी अलग अलग कंडीशन में ये क्यू बिंदुओं को दर्शाती है। मान लो ये हो गया प्रथम क्यू बिंदु, ये हो गया द्वितीय, और ये हो गया तृतीय। यानी ये हो गया Q1, Q2, Q3। पूछा क्या है कि ऊपरी क्यू बिंदु ये क्या दर्शाएगा? ये क्या दर्शाएगा? ये अधिकतम धारा प्राप्ति दर्शाएगा। ऑप्शन देखो, ए में क्या अधिकतम धारा प्राप्ति सही है कि ऊपरी बिंदु अधिकतम धारा प्राप्ति दर्शाएगा। न्यूनतम धारा प्राप्ति ये नीचे वाला दर्शाएगा। कट ऑफ बिंदु ये हो गया। मध्यवर्ती धारा प्राप्ति, मध्यवर्ती ये मध्य वाला दर्शाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? अधिकतम धारा प्राप्ति, यानी ये ऊपरी बिंदु है जो अधिकतम धारा प्राप्ति दर्शाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो राइट आंसर हो गया ए, अधिकतम धारा प्राप्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गतिशील कुंडली वोल्ट मापी किस प्रकार के वोल्टेज को मापता है? यानी एक गतिशील कुंडली वोल्ट मापी है, यानी गतिशील कुंडली इसका से क्या हो गया कि चल कुंडली और स्थिर कॉइल, चल कुंडली और स्थिर चुंबक है, PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र है, यानी PMMC प्रकार का यंत्र है जो वोल्ट मापी है। किस प्रकार का वोल्टेज मापता है? तो यह केवल PMMC यंत्र होता है वो केवल DC पर काम करता है। यदि एमीटर तो DC धारा मापेगा, वोल्ट मीटर तो DC वोल्टता मापेगा। तो PMMC यंत्र है केवल DC मापता है
और पीसीएमआई परमानेंट कॉइल मूविंग आयरन है, यानी स्थिर कुंडली चल लोहा प्रकार का यंत्र है, वो एसी और डीसी दोनों को मापता है। तो इसमें स्थिर यानी चुंबक चल कुंडली प्रकार का यंत्र पूछा है ये, तो ये केवल डीसी को मापन करेगा। वोल्ट मीटर है तो डीसी वोल्टता मापेगा। ऑप्शन देखो, एसी और डीसी वोल्टता दोनों, केवल एसी वोल्टता, एसी और डीसी रूपांतरण वोल्टता, केवल डीसी वोल्टता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी की केवल डीसी वोल्टेज का मापन करेगा। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कार्य का सिद्धांत क्या है। दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है, यानी एक ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर दो वाइंडिंग हैं। मान लो ये ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर एक तो प्राइमरी वाइंडिंग है और एक ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। पूछा है कि ये दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या होगा। दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस या पारस्परिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण, हम इसे कह सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस कहो चाहे पारस्परिक प्रेरण कहो चाहे अन्योन्य प्रेरण कहो, तो इस सिद्धांत पर काम करता है। कई बार पूछ लेते हैं कि एक वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जिसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, कि एक वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है या ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसका कार्य सिद्धांत क्या होगा। इसका कार्य सिद्धांत होगा स्वप्रेरण का सिद्धांत, यानी एक वाइंडिंग का तो होगा स्वप्रेरण और दो वाइंडिंग का होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस या पारस्परिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण कह सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो वाइंडिंग का पूछा है तो ऑप्शन देखो स्वप्रेरण नहीं, पारस्परिक प्रेरण सही है। अलग अलग उत्तेजन लेंज का नियम, तो राइट आंसर क्या हो गया, बी की पारस्परिक प्रेरण का सिद्धांत होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक तुल्यकालिक मोटर का क्षेत्र उत्तेजना के तहत है तो पावर फैक्टर कैसे होगा। यानी एक तुल्यकालिक मोटर है, इसका क्षेत्र उत्तेजना के तहत है, यानी चुंबकित प्रकार का है, क्षेत्र है वो चुंबकित प्रकार का। तीन प्रकार का होता है, एक तो चुंबकित प्रकार का, एक विचुंबकित प्रकार का और एक क्रॉस मैग्नेटाइज प्रकार का हम कह सकते हैं, या अनुचुंबकीय प्रकार का हम कह सकते हैं। तो ये कह रहा है कि चुंबकीय प्रकार का उत्तेजना के तहत का से हो गया, चुंबकीय प्रकार का है तो इसको हम शून्य पश्चगामी कहेंगे। यदि अनुचुंबकीय प्रकार का या जिसे हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रकार का कहते हैं तो ये इसमें होगा इकाई, और यदि विचुंबकीय प्रकार का है तो होगा शून्य अग्रता। तो इसमें चुंबकित प्रकार का पूछा है तो शून्य पश्चता या केवल हम पश्चता या लैंगिंग कह सकते हैं। तो ऑप्शन देखो, यूनिटी से अधिक, यूनिटी लीडिंग, लैंगिंग, तो लैंगिंग यानी पश्चगामी प्रकार का होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा कि पश्चगामी लैंगिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आईजीबीटी के तीन टर्मिनल क्या है। यानी आईजीबीटी क्या है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसके जो संयोजक बिंदु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यानी आईजीबीटी का जो प्रतीक होता है वो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। देखो ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया एमीटर और ये हो गया गेट। आईजीबीटी यानी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, इसका प्रतीक इस प्रकार का होता है। इसके तीन संयोजक होते हैं, कलेक्टर, एमीटर और गेट। कलेक्टर को हम क्या कहते हैं, संग्राहक, एमीटर को उत्सर्जक, गेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संग्राहक, उत्सर्जक और गेट। किस ऑप्शन में देखो, ए में क्या है, संग्राहक, उत्सर्जक और बेस। बेस नहीं होता, ड्रेन सोर्स और गेट ये भी नहीं, संग्राहक, उत्सर्जक और गेट। सी ऑप्शन में सही है, ड्रेन सोर्स और गेट ये भी नहीं। तो सी ऑप्शन से होगा कि संग्राहक, उत्सर्जक और गेट। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तपदीप्ति लैंप की उपेक्षित सक्रियता अवधि कितनी होती है। एक जो तपदीप्ति लैंप होता है, जीएलएस लैंप जिसे हम जनरल लाइटिंग सिस्टम लैंप भी कहते हैं, इसका जो कार्यकारी समय है वो कितना होता है। तो जीएलएस लैंप का कार्यकारी समय होता है 1000 से 1200 घंटे। यानी जो जीएलएस लैंप होता है इसका कार्यकारी समय होता है 1000 से 1200 कार्य घंटे, 1000 से 1200 कार्य घंटे। कई बार इसकी प्रकाशितता पूछ लेते हैं, वो होती है 20 ल्यूमन प्रति वाट। कई बार पूछ लेते हैं जो जीएलएस लैंप होता है इसका कार्यकारी तापमान कितना होता है। तो 2300 डिग्री सेंटीग्रेड से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है कार्यकारी तापमान। तो इनमें पूछा है, केवल अवधि पूछी है तो 1000 से 1200 कार्य घंटे। ऑप्शन देखो, ए में क्या है 1000 घंटे, बी में कितने 500, सी में 100, डी में 200। तो इन ऑप्शनों को देखें तो ए ऑप्शन सही होगा कि 1000 घंटे लगभग, यानी 1000 से 1200 होते हैं तो 1000 राइट होगा इनका। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण करने के लिए स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण
निम्न में से किसके लिए उपयुक्त होते हैं? यानी एक इंडक्शन मोटर है, इसकी हमें गति नियंत्रित करनी है। गति नियंत्रण किस विधि से? स्टेटर के वोल्टेज कंट्रोल करके, यानी स्टेटर के, या इसे हम आपूर्ति वोल्टेज कंट्रोल विधि भी कह सकते हैं। तो यह विधि किस में प्रयोग करते हैं? ज्यादातर हम किन में प्रयोग करते हैं? स्टेटर के वोल्टेज कंट्रोल विधि। जो पंखे होते हैं इनमें स्टेटर के वोल्टेज ही कंट्रोल करते हैं। तो पंखे के अंदर इनके अलावा और क्या है? देखो ऑप्शन देखो, एक क्रेन की ड्राइव नहीं, पेन और पंप ड्राइव सही है, स्थिर बार ड्राइव नहीं, एक जनरेटर के रूप में चलता है नहीं। तो बी ऑप्शन सही होगा, जो ऑप्शन दे रखे इनमें कि पंखा और पंप ड्राइव जो मोटर होती है इनके अंदर हम स्टेटर के वोल्टेज कंट्रोल करके गति नियंत्रित कर सकते हैं कुछ सीमा तक। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी मोटर में स्थिर हानि कौन कौन सी होती है? स्थिर हानि का से क्या है कि भार बदलने पर जो हानि होती है वो नियत रहती है, इसे हम स्थिर हानि कहते हैं। ऑप्शन देखो, यानी कि स्थिर हानि कौन कौन सी है? देखो, कोर हानि, केवल कोर हानि, यानी कोर का से लो हानि। लो हानि स्थिर हानि होती है, परंतु केवल लो हानि नहीं, इसके साथ में वायु घर्षण हानि भी होती है, और वायु हानि हम कह सकते हैं, या घर्षण हानि कह सकते हैं। ये जो हानियां होती है ये भी स्थिर हानि होती है। आगे ऑप्शन देखो, बी में क्या है? वायु हानि, घर्षण हानि और कोर हानि। सी में क्या है? एडी करंट हानि, यानी एडी करंट हानि केवल जो लो हानि का ही भाग है, हिस्टेरेसिस और एडी करंट हानियां। केवल वायु और घर्षण हानियां ये भी नहीं। तो बी ऑप्शन सी होगा कि वायु हानि, घर्षण हानि और कोर हानि, यानी वायु, घर्षण और कोर ये हानियां है वो स्थिर हानियां, यानी शून्य भार से पूर्ण भार तक लगभग स्थिर ही रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रतिरोधक का क्या कार्य है? यानी एक प्रतिरोधक क्या कार्य करता है? प्रतिरोधक धारा प्रवाह में विरोध प्रस्तुत करता है, यानी किसी चालक में से धारा प्रवाहित होती है तो जो चाल विरोध होता है इसके अंदर धारा प्रवाह में, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोधक एक युक्ति होती है जो धारा प्रवाह में विरोध करने के लिए हम काम में लेते हैं। ऑप्शन देखो, धारा प्रवाह को अनुमत करना, यानी धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करना। नहीं, ये गलत है ये तो, यानी सुगमता नहीं करता है, विरोध करता है। केवल ऐसी धारा को अनुमत करना, यानी ऐसी धारा को जाने देना या अनुमत करना या सुगमता प्रदान करना, तो ये भी नहीं। केवल डीसी धारा को अनुमत करना, यानी केवल डीसी धारा को जाने देना या सुगमता प्रदान करना, बाकी में विरोध करना, ये भी नहीं होगा। धारा प्रवाह का विरोध करना, ये सही है, डी ऑप्शन सही होगा कि धारा प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोधक। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर ऐसी मशीनों में रिवाइंडिंग कार्य के लिए आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग उपयोग की जाती है? यानी ऐसी मशीन है इसकी हम रिवाइंडिंग करते हैं तो किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है? ऑप्शन देखो, सेकेंडरी वाइंडिंग, बास्केट वाइंडिंग, चेन वाइंडिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ज्यादातर जो ऐसी वाइंडिंग होती है इसके अंदर सेकेंडरी और बास्केट वाइंडिंग हो जाती है। अब यदि सेकेंडरी और बास्केट में भी हम देखें तो सर्वाधिक बास्केट वाइंडिंग की जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बास्केट वाइंडिंग। यदि बास्केट नहीं दिया होता इस ऑप्शन में तो फिर सेकेंडरी होता है, यानी सेकेंडरी और बास्केट ये ज्यादातर हम वाइंडिंग करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा कि बास्केट वाइंडिंग। तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर कोर लेमिनेटेड क्यों की जाती है? यानी एक ट्रांसफॉर्मर की कोर है इसको हम लेमिनेटेड क्यों करते हैं, यानी पतली पतली पतलियों को एक दूसरे से पृथक क्यों रखते हैं? ये भंवर धारा हानि को कम करने के लिए करते हैं। कई बार पूछ लेते हैं सिलिकॉन स्टील प्रयोग क्यों करते हैं? सिलिकॉन स्टील जो स्टेरेसिस लॉसेज है इसको कम करने के लिए सिलिकॉन धातु प्रयोग करते हैं। तो इसमें यानी जो कोर को लेमिनेटेड के बारे में पूछा है तो भंवर धारा हानि को कम करना। वो ऑप्शन देखो, स्टेरेसिस हानि को कम करना नहीं, स्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील प्रयोग करते हैं। आवर्त धारा जिसे हम एडी करंट या भंवर धारा कहते हैं, हानि को कम करने के लिए सही है। एडी करंट और स्टेरेसिस हानि को कम करना नहीं, दोनों को नहीं करता है। ओमी हानि को कम करना, यानी प्रतिरोधी हानि को कम करना, जिसे हम यानी प्रतिरोध के द्वारा खपत हानि कहते हैं, जिसे आई स्क्वायर आर लॉसेज हम कह सकते हैं, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा कि आवर्त धारा यानी एडी करंट हानि को कम करना। नेक्स्ट प्रश्न है, भार के लिए प्रयुक्त मोटर जहां निरंतर उपेक्षित यानी स्थिर गति है, कौन सी मोटर प्रयोग करेंगे? यानी एक कोई भार को हम नियत गति पर प्रचलित कर रहे हैं तो वहां कौन सी मोटर प्रयोग करेंगे? यानी नियत गति पर प्रचलित करना है कोई भार, तो नियत गति वाली मोटर कौन सी होगी? ऑप्शन देखो, सिंक्रोनस मोटर सही है, यानी तुल्यकालिक मोटर है वो स्थिर गति पर ही प्रचलित होती है। यूनिवर्सल मोटर
प्रेरण मोटर, संधारित्र मोटर। तो इन ऑप्शनों में क्या राइट होगा कि सिंक्रोनस यानी जो तुल्यकालिक मोटर है वो प्रयोग करेंगे स्थिर गति के लिए। तो राइट आंसर हो गया ए। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर से संबंधित। ठीक है साथियों।